हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 आरोह पद्य भाग में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार इत्यादि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार आज से इन्हें सम्मानित किया गया। ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगीं, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनों के रूप में पढ़ी जाती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूलों से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो।
दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। कविता का सार देखिए। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूलों से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति भी निश्चित है, लेकिन बच्चों के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। देखिए पहली कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। शब्दार्थ देखिए। माने यानी अर्थ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से ली गई है। इस कविता के रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहते हैं कि चिड़िया के उड़ान की सीमा है, लेकिन कविता की कल्पना का कोई दायरा सीमित नहीं है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं बहुत आगे है। इस कविता की विशेषताएं क्या हैं कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता है। कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। शब्दार्थ देखिए। महकना यानी सुगंध बिखेरना। प्रसंग देखिए कि इस कवि कहते हैं कि कविता की यात्रा के बारे में कवि का कहना है कि जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ भी नहीं जानते हैं।
फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं और शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। इस कविता की विशेष बातें देखिए। कविता व फूल की तुलना मनोरम है। सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस है और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। व्याख्या देखिए। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों के आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। इस कविता की विशेषताएं देखिए। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चे ही जाने पंक्ति में बालमन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरी कविता देखिए। बात सीधी थी पर। यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्दों से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। इस कविता का सार देखिए। कवि का मानना है कि बात की भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। पहली कविता देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। व्याख्या देखिए। कवि का कहना है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहते हैं कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों
वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य और भी जटिल होता चला गया। विशेष देखिए, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल, सहज, साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है और साथ साथ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। दूसरा देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। शब्दार्थ देखिए, मुश्किल माने कठिन, धैर्य माने धीरज और पेंच ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, उलझन। बेतरह बुरी तरह, करतब चमत्कार, तमाशवन दर्शक तमाशा देखने वाले, शाबाशी प्रोत्साहन। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि जब उसकी बात पेचीदी हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंसता चला गया। बात का पेच खोलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। विशेष देखिए, कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहे हैं। वाह वाह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पेच कसने के बिंब में कवि का कथ्य प्रभावशाली बना है। बेतरह विशेषण सटीक है। करतब शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग है और मुक्त छंद है। तीसरा देखिए, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पूछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? शब्दार्थ देखिए, जोर यानी बल, चूड़ी मरना यानी पेच कसने के लिए बनी चूड़ी का नष्ट हो जाना अर्थात कथ्य का मुख्य भाव समाप्त हो जाना। कसाव माने खिंचाव या गहराई। सहूलियत यानी सहजता से, सुविधा से और बरतना यानी व्यवहार में लाना। व्याख्या देखिए, कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जोर जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी मर जाती है, चूड़ी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका, उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोंक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट ना कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पूछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? विशेष देखिए, कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया है,
कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक होता है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर पर तर्क वितर्क करेंगे। धन्यवाद।